आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कल आए ज़िमनी चुनाव के नतीजे के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हार और जीत पर मुख्तलिफ तसव्वुरात का इजहार कर रही हैं, नफ़ा और नुकसान पर गौर व फिक्र करने की बात कर रही हैं। इसी ज़िम्न में कांग्रेस और बीजेपी भी हार और जीत पर अपनी राय रख रही है। जहां बीजेपी प्लस आसाम में क्लीन स्वीप को तरक्की के मॉडल की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी के गढ़ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत ने उसकी ताकत में इजाफा किया है। खबर सिर्फ हार और जीत की नहीं है, बल्कि हार की वजूहात की है। किसी भी पार्टी का किसी भी सीट पर हार जाना वजह तलाश करता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी हार के लिए महंगाई की मार को अहम वजह बता रही है। जी हां, सही सुना आपने। रियासत के बीजेपी के वजीर आला जयराम ठाकुर का कहना है कि चारों सीटों पर हमें महंगाई ने हराया है। साथ ही इसे खतरे की घंटी से भी ताबीर किया। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव ने भी इसे पार्टी के लिए वेकअप कॉल बताया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। नरेश चौहान साहब तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिमला से, हिमाचल प्रदेश के। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, गणेश दत्त साहब, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के, शिमला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले गणेश साहब आपके पास आना चाहूंगी। क्या ये माना जाए कि एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ये मान चुकी है कि महंगाई की वजह से ही उनकी हार हुई है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब हम लोग उपचुनाव में लोगों के पास वोट मांगने गए, हाँ। और घर घर जाकर के हम लोगों को महंगाई की बात तो फेस करना ही पड़ा है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके साथ ही कई और मुद्दे भी थे और कई जगह थोड़ा सा जो हमारे स्थानीय लोग थे उनको थोड़ा सा निष्क्रियता को भी हमने देखा है जी। और कई जगह पर जो हमारे अन्य लोग थे, संगठन के लोग जो या सरकार में जो लोग हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा लगा कि भाई उनका संपर्क उतना नहीं रहा होगा जितना अपेक्षित था। यद्यपि मुख्यमंत्री श्री अपने जयराम ठाकुर जी ने बहुत ही पूरे प्रदेश के दौरे किए और 68 विधानसभाओं में सभी जगह जाकर के जनसभाएं की और इन बाई इलेक्शन में भी लगभग सभी जगह जाकर के 2-2, 3-3 बार जो है जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखा है। लेकिन कुछ निश्चित तौर पर कुछ महंगाई के मुद्दे पर लोगों का एक मन बना था कि भी शायद पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, जबकि ये सारी चीजें प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं थी और सेंटर के हाथ में नहीं थी। ये अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके मानक तय करते हैं डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का। लेकिन उसका भी खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। इस बात को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने महंगाई पर बहुत बार डिबेट की है, कई बार डिबेट की है, उसकी गिनती नहीं हमारे पास कि हम बता सके नाजरीन को, क्योंकि नाजरीन देखते हैं दो रुख हमारा प्रोग्राम और उससे उन्हें अंदाजा होता है कि महंगाई की मार के हवाले से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने हमने क्या क्या सवाल किए उनसे। और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जब जुड़ते थे महंगाई की मार के सवाल पर, तो उनका सीधे तौर पर ऑयल बॉन्ड की तरफ से कांग्रेस के हवाले से जो लिया गया फैसला था माजी में, उसको जिम्मेदार बताते थे। तो इसलिए आप की सताइश भी की जानी चाहिए कि एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश की बीजेपी ये मानती है कि महंगाई की मार की वजह से भी ये हार हुई है। हम ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक अहम सवाल यहां पर यह उठता है, भारतीय जनता पार्टी तो ये मान रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो सीटें गंवाई हैं वो महंगाई की वजह से भी हैं। लेकिन गणेश साहब, आपने सीधे तौर पर ये कहा कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस के जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ा। तो हम सबको ये मालूम है कि एक्साइज टैक्स और वैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं। तो आपके हाथ में तो थी चाबी, आप रोक सकते थे, नहीं रोका। हाँ, देखिए, इसमें मैंने पहले कहा कि जो डीजल है, पेट्रोल है, रसोई की गैस है, इसका जो पूरा तरह नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार चलता था और उसको
न केंद्र की सरकार के हाथ में था, न ही स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सभी जनता के बीच में जाकर के हमने समझाया कि ये कोविड का जो एक इफेक्ट रहा इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके कारण जो है ना ये महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ी है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी और टैक्स पर कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई देना देना नहीं था। नहीं, नरेश साहब का रुख करूंगी। नरेश साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो हार हुई है वो महंगाई की मार की वजह से हुई है। तो अब तो कांग्रेस ने जिन जोर और शोर के साथ इस मुद्दे को उठाया था हिमाचल प्रदेश में, तो आपकी तो ये बड़ी जीत मानी जा रही है कि आप उस तमाम चीजों को आम जनता तक पहुंचा पाए, बीजेपी की गलत पॉलिसियों को पहुंचा पाए। तो ऐसे में आपके तो हौसले बुलंद होंगे। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे आपने जैसे पहले भी जिक्र किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम रूलिंग पार्टीज बाई इलेक्शन जीतती है, चाहे असम की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। हाल ही में जो कल भी परिणाम आया उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में रूलिंग पार्टीज ने अपने बाई इलेक्शन जीते एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सारे चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जो विपक्ष में थी, अब ये डबल इंजन की जो सरकार थी, जो ये हमेशा गाना गाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इससे एक विकास का नया मॉडल हिमाचल और दिल्ली से आएगा, और वो पूरी तरह से फेल हुई है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस डबल इंजन की सरकार को, एक हमारी सीट थी मंडी की जो थी वो पार्लियामेंट की थी, सीधा तौर पे मोदी जी का इंजन फेल कर दिया। और 3 असेंबली इलेक्शन जो बाई इलेक्शन थे वो हिमाचल प्रदेश के लिए थे और जयराम जी का इंजन भी फेल कर दिया। तो हिमाचल की सरकार ने दोनों इंजन्स को फेल किया है। इसका वो सबसे बड़ा कारण है, अगर महंगाई थी तो वो लोगों को सबसे बड़ी समस्या थी, और सरकार प्रदेश की हो या सरकार देश की हो, कभी महंगाई को एड्रेस करने की कोशिश और प्रयास नहीं हुए। हर दिन महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, और ये कमर तोड़ महंगाई डीजल, पेट्रोल और गैस तक सीमित नहीं रही, खाने पीने की चीजें हो, कंस्ट्रक्शन की हो। इन्होंने सरकार पहली बार हम देख रहे हैं अपने जीवन में कि सरकार ने खुला छोड़ दिया है कि जो चीज चार्ज करना चाहता है, जो रेट लगाना चाहता है वो लगाए, हम आपको पूछने वाले नहीं है। जिसका दो दिल करता है लोगों को वो चार्ज करें, वो खाने पीने की चीजें हो। लेकिन कई रियासतों में महंगाई सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बढ़ रही है ना, महंगाई तो पूरे देश में बढ़ रही है। जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर भी बढ़ रही है। वहां पर कौन सा आप पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने इन चीजों को, ये खाली महंगाई पर वोट नहीं पड़ा है। सरकार ने 4 साल का टाइम था, 4 साल तक सत्ता में रही सरकार, इनको अपनी कारगुजारी जनता को बतानी चाहिए थी। लोकतंत्र की परंपरा है कि हमने 4 साल में लोगों के हित के लिए, जनहित के कौन से कार्य किए, कौन से फैसले किए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौन से फैसले किए, विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश 4 साल में कहां था, ये बताने का वक्त था सरकार को और मुख्यमंत्री को। वो पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि विकास की दृष्टि से 4 साल में हिमाचल पिछड़ा है। तो और उसके ऊपर महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार, और कोरोना के दौरान हमारी जो सरकार थी ये पूरी तरह फेल रही है। तो ये सारी चीजें हिमाचल की जनता समझ गई थी, इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी को एक बहुत जबरदस्त जीत जो हुई है, लोगों का जो समर्थन मिला है, ये आने वाले जो चुनाव है, जो जनरल इलेक्शंस होंगे, उसके लिए एक रास्ता तय करे। ठीक है गणेश साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, साथ ही इस पर रिएक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है। नरेश चौहान साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 4 साल में कुछ ना करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उनको इस बात को इस फोरम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि महंगाई केवल भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुई है। हमने आपने 250 रुपए किलो मूंग की दाल कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय भी खाई है, और 1365 रुपए का गैस का सिलेंडर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के बीच में हमने लिया है। लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई का दुष्प्रचार करने में पूरी तरह से लोगों के बीच में पहुंचाने में सफल रही है, और हमने लोगों की जान बचाने के लिए महंगाई नहीं थी, वैक्सीनेशन पर जोर दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने केवल दुष्प्रचार पर ही जोर दिया। दुष्प्रचार, लोगों की जान बचाने में, वैक्सीनेशन में, इन कामों में ज्यादा ध्यान दिया है। एक सेकेंड, कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया है, यानी झूठ फैलाई, अफवाह फैलाई महंगाई को लेकर, तो आप उस अफवाह को तोड़ क्यों नहीं पाए? देखिए, जो दुष्प्रचार हावी हो गया, मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि हम तो
जनता के जीवन को बचाने में लगे रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, तो हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करने में, हर व्यक्ति को भूखे को 2 समय की रोटी देने में, उनको मुफ्त राशन देने में, घर घर पहुंचाने में हमारा पूरा कैडर और सरकार लगी रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे काल में भी दुष्प्रचार से बाज नहीं आई, और हम ये कह सकते हैं कि दुष्प्रचार हावी हो गया और जन कल्याण का कार्य जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। उसके कारण जो थोड़ी मोड़ी कमी रही है, और केवल लोकसभा में 7,000 वोटों का अभी डिफरेंस है। हम आने वाले 2-3 महीने के अंदर 2022 की तैयारी के साथ, मिशन रिपीट के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और जहां जहां भी छोटी मोटी कमी रही है हम सभी कमियों को दूर करेंगे, चाहे संगठनात्मक स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो। हम जनता के हित को सबसे पहले ध्यान में रखते हैं, और जनता के हित को लेकर के ही जनता के बीच में हम जाने वाले हैं। और ठीक है, मैं लौटूंगी। नरेश चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी जहां एक जानिब ये कह रही है कि महंगाई की वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है, महंगाई की मार की वजह से, तो दूसरी जानिब ये कहते हुए भी वो नहीं चूक रहे हैं कि कांग्रेस ने महंगाई की वजह से लोगों में भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाई। आप जब ग्राउंड में गए तो लोगों ने क्या कहा कि कितने की सब्जियां पहले मिलती थी जो अब आसमान छू रही हैं, सेब वहां पर कितने में मिलते थे? चूंकि आप शिमला से आते हैं, हिमाचल में इस सब चीजों की पैदावार है, क्या रिएक्शन लोगों का मिला? देखिए मैडम, बात ये है कि अब भाजपा वाले बोलते हैं कि हमने दुष्प्रचार किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज पेट्रोल 110 रुपए नहीं बिक रहा? क्या आज डीजल 100 रुपए नहीं बिक रहा? क्या आज एलपीजी 1000 रुपए नहीं बिक रहा? ये गलत है क्या? क्या कांग्रेस वालों ने गलत बात की कुछ? क्या अपने रेट बताए, या जो सरकारी रेट थे इन चीजों के? क्या खाने पीने की चीजों के वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े? या कंस्ट्रक्शन में कोई लिमिट नहीं है? क्या कांग्रेस ने क्या दुष्प्रचार किया? दुष्प्रचार उसको कहते हैं। 2013 के मैं वीडियो सुनाऊंगा, आज वक्त नहीं है, जिसमें मोदी जी, वो तो कह रहे हैं आपके दौर इख्तिदार में 250 रुपए किलो मूंग दाल हमने खाई है। नहीं, मैंने ईयर पूछा आपने देखा उनसे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 का जो चुनाव होना था लोकसभा का, 2013 में मोदी जी के प्रचार क्या कहते थे महंगाई पे? आज वो एक ट्वीट नहीं करते, लोगों को एड्रेस नहीं करते, महंगाई की समस्या को नहीं समझते कि लोगों की कमर टूट चुकी है। आप टैक्स कलेक्शन में लगे हो, आपने पिछले 7 सालों में 20 लाख करोड़ रुपया जो है केवल क्रूड ऑयल पे इकट्ठा किया। आप सरकारी खजाना भरने पे जोर रखे हो, लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हो, जीएसटी की दर बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को कोई राहत देना नहीं चाहते, तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? आपके अहम को कैसे तोड़ा जाएगा? ये जनता ने मोदी जी को हिमाचल प्रदेश से एक संदेश दिया है कि हम आपके अहम को तोड़ेंगे। ये लोकतंत्र है, एक एक वोट से जो ताकत बनती है, अगर हम ताकत देते हैं तो ताकत को खींचना भी जानते हैं। तो एक ये रास्ता दिखाया है आने वाले जनरल इलेक्शन। तो कांग्रेस के कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये शुरुआत है, जनता आगे देखिए क्या क्या करिश्मे करेगी और कांग्रेस को फिर से हिमाचल प्रदेश में लेकर आएगी। गणेश साहब, फिर तो ये खतरे की घंटी है, जैसा कि मुरलीधर राव कह रहे हैं और जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं, फिर तो आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। हम तो बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। मैंने एक उदाहरण भी दिया कि 1984 में जब देश के अंदर एक अराजकता फैली हुई थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था, उस समय कांग्रेस पार्टी 414 सीटें जीत करके आई थी, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद जितने 22 इलेक्शन हुए, जो चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी निरंतर हारती रही, और आज तक 1984 से आज तक कांग्रेस पार्टी कभी बहुमत में नहीं आ सकी है। तो ये क्षणिक लाभ जो इनको हुआ है, इससे इतराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने संगठन के आधार पर, हम सरकार की योजनाओं के आधार पर, सरकार की जन कल्याणी योजना के आधार पर, मुख्यमंत्री जी की एक शालीन छवि के अनुसार, एक ईमानदार छवि के कारण हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, और शीघ्र ही जो हमको एक क्षणिक नुकसान हुआ है, इस क्षणिक नुकसान को भरपाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, और 2022 में मिशन रिपीट करके जो हमने सरकार को दोबारा लाने का एक
लक्ष्य हमने रखा है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और ये क्षणिक नुकसान मैं बता रहा हूं कि तत्कालिक नुकसान है, और ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये संदेश लेके आया है कि आप संभल करके चलें और आगे विजय आपकी होगी। इन बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी तैयार है इस वक्ती नुकसान के साथ, आप बहुत अच्छा करने का दिल में जज्बा लिए बैठी है। नरेश साहब, मैं आपके पास आऊंगी। वक्ती फायदा हुआ, वक्ती खुशी कांग्रेस को मिली है इस जीत से, इसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी कर रहे हैं, साथ ही वो मशवरे भी कांग्रेस को दे रहे हैं कि इस जीत पर इतराने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग 4 सीटों के साथ इतना गुरूर आ जाए कि आने वाले दिनों में देखें गड्ढे ही खुदे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जरूर है। कांग्रेस के लोगों को जरूर जनता ने जिताया। ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में जब सत्ता पे बैठे हुए लोगों को गुरूर आ जाए और वो जनता के लिए काम ना करे तो जनता उनकी चाबी खींच लेती है। तो ये हिमाचल के मतदाताओं ने एक संदेश दिया है कि और हमें काम करने के लिए और मेहनत करने की कांग्रेस जनों को जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और कांग्रेस के नेताओं को भी और कड़ी मेहनत करेंगे। हमें कोई इसकी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो आशीर्वाद अभी जनता ने हमें दिया सेमीफाइनल के तौर पे, आने वाले 1 साल में जो जनरल इलेक्शन है हिमाचल प्रदेश का, उससे पहले इस तरह की संजीवनी मिलना और इस तरह का मॉरल बूस्टिंग होना अपने आप में एक बहुत अच्छा हमारे लिए ये कांग्रेस के लिए कांग्रेस का मोराल जो है अप हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मोराल डाउन होने के साथ साथ वो बोल रहे हैं हमें सबक मिल गया है, तो वो तो टक्कर के लिए खड़ी हुई है। फिर तो मुश्किलें होंगी कांग्रेस के लिए। नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। टफ फाइट प्रदेश का नहीं, नो टफ फाइट। हाँ। अब उनको अपना देखना है कि बहुत बड़ी बात है 4 सीटें हारना, और जब धन बल का मिसयूज हुआ सत्ता द्वारा, धन और बल, उसके बावजूद ये जीत नहीं सके। बड़ा धुआंधार प्रचार मुख्यमंत्री ने किया, बड़े इज्म की बात की, मैं मंडी का हूं, मैं सिराज का हूं, कहीं जीत नहीं मिली। तो हिमाचल का जो मतदाता है बहुत जागरूक है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर दूसरा ऐसा राज्य है केरला के बाद जहां साक्षरता बहुत अधिक है। यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है, वो बड़े सूझबूझ के साथ अपने मत का प्रयोग करता है और लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 में भी रिजल्ट इससे बेहतर होंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ही 22 में इंतखाबात नहीं है, कई और रियासतों में भी इंतखाबात हैं, कहीं ऐसा ना हो गणेश साहब की हिमाचल प्रदेश का असर दूसरी रियासतों पर भी पड़े? देखिए, हिमाचल प्रदेश और आज विकास की दृष्टि से और जन कल्याण की दृष्टि से सर्वोपरि है। आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश सारे देश से नंबर 1 पर आया है, और दूसरी डोज के लिए भी अब इस महीने के नहीं, मेरा सवाल ये था कि अभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के कौमी सदर, नेशनल अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, उनका गढ़ रहा है जेपी नड्डा साहब का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का और खुद वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हार जाना दूसरी रियासतों को, दूसरे राज्यों को एक मैसेज दे रहा है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का असर किसी और स्टेट्स पर नजर आए? इस बात को लेकर खदशात में मुब्तला है बीजेपी? गौर फिक्र कर रही है बीजेपी या नहीं? मेरा सवाल ये था। देखिए, ऐसा है कि नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अनुराग ठाकुर जी केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इन चुनावों में, बाई इलेक्शन में नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश में आना नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे देश की राजनीति में व्यस्त रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ की डे टू डे की खबरें उनको रहती हैं, तो जहां जहां पर भी अभी कमी रही होगी, जैसे मैंने कहा, वो उनके संज्ञान में आई होगी, और उन सभी चीजों के कमी को दूर करते हुए 2022 में मिशन रिपीट को लेकर के हम सभी लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और इस चुनाव के कारण न नड्डा जी की छवि पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न ही अन्य किसी नेता के छवि पर फर्क पड़ने वाला है। ये स्थानीय स्तर पर के चुनाव थे और स्थानीय स्तर पर कई समस्याएं रहती हैं, उनसे पार पाते हुए जहां जहां भी कोई कमी होगी उसकी समीक्षा करेंगे। उन समीक्षाओं का जो बाय इलेक्शन को लोकल इलेक्शन समझा जाता है, इस बात का जिक्र गणेश साहब ने भी किया।
इसमें एक इशारा भी छुपा हुआ है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ये ना समझे कि उन्हें 4 सीटों पर जीत मिल गई है तो आने वाले असेंबली इंतखाबात की कुर्सी पर वो विराजमान होंगे। नहीं, हमें ऐसी कोई नहीं, हम पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को बनाने में कांग्रेस पार्टी का और हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो कांग्रेस कोई नई पार्टी हिमाचल प्रदेश में नहीं है और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से जो जीत जाती है, पिछले जब यूपीए 1 बनी थी दिल्ली के अंदर, तो यह हिमाचल प्रदेश से जीत का दौर चला था वो पूरे देश में चला। हमें इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश से जो ये जीत मिली है ये एक टॉनिक के तौर पे कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करेगी। अभी पंजाब के चुनाव है, यूपी में चुनाव है, उसके बाद उत्तराखंड में चुनाव है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, बहुत काफी राज्यों में चुनाव आने वाला है। तो ये हमें ऐसे टाइम में लोगों ने ताकत दी है, जनता ने ताकत दी है। कांग्रेस पार्टी की इस ताकत को भी समझती है और इसके आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश के लोगों को किस तरह की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से रहेगी, उस पे कांग्रेस पार्टी हमेशा खरी उतरी है और आगे भी खरी उतरेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 22 के अंदर लोगों का बहुत जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है ये सरकार कमजोर है। आज तक की हिमाचल प्रदेश की, जब से प्रदेश बना है, सबसे कमजोर सरकार है। इनके फैसले अमल नहीं होते हैं, इनकी पकड़ नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे और जो भी फैसले लेते हो वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये लोग हिमाचल प्रदेश के समझ चुके हैं कि ये कमजोर सरकार को चलता करना है। जी, चलता करने की बात कह रहे गणेश साहब। नरेश जी, 2022 में जनता आपको कह रहे हैं कि सबक सिखा देगी, क्योंकि आपने जो वादे किए थे वो वादे 4.5 सालों में वफा नहीं हुए हैं। अगर 2022 के लिए कमर कस रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दों को ले जाकर आवाम के सामने पेश करेंगे ताकि वो ये बताएं कि ये आपके लिए हम काम कर चुके हैं और इससे हमें ये फायदा हुआ है? देखिए, हमने जो भी मुद्दे जनता के समक्ष रखे थे, जन कल्याण के जो योजनाएं हमारी थी, वो हमने 90% अपने जो वादे पूरे कर लिए हैं। चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, 4 लाख लोगों को आज 1500 रुपए, उसके बावजूद आपको 4 सीटों पर झटका मिला, क्यों? हाँ, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि ये 4 सीटें कुछ लोकल मुद्दों के कारण भी कई बारी पार्टी को इसका नुकसान होता है। उसकी हम पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम करेंगे और उसमें जहां जहां भी कमियां रही होंगी उन सभी कमियों को दूर करके 2022 में 50 के लक्ष्य को लेकर के, विधानसभा में 50 के लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग उदास निराश होने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस हार पर ये कहना है कि उन्हें ये हार सबक देकर गई है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि उनकी जीत एक टॉनिक की तरह है और ये टॉनिक उन्हें आने वाले इंतखाबात में मजीद ताकत फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी बड़े मुद्दे पर बात। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।